सितंबर की मंथली एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार में हल्की बढ़त। निफ्टी 24,650 से करीब 170 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी आज कर रहा है आउट परफॉर्म। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी हल्की खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा। मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट से चला कोटक बैंक। वहीं सोने में रिकॉर्ड तेजी से मुथूट फाइनेंस में रैली। उधर क्रूड में गिरावट के चलते स्पॉटलाइट एशियन पेंट्स पर चढ़ रहा है हरा रंग। साथ ही एसबीआई में निचले स्तरों से शानदार खरीदारी। सरकारी बैंकों में दूसरे दिन भी जोरदार तेजी। करीब 2% चढ़ा इंडेक्स। 3% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल कैनरा और बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही मेटल में भी खरीदारी। वहीं कैपिटल मार्केट और एफएमसीजी शेयरों में आज हल्का दबाव। शिपमेंट चार्ज में बढ़ोतरी से ब्लू डार्ट करीब 6% दौड़ा। कंपनी 1 जनवरी से 9 से 12% बढ़ाएगी दरें। खबरें से दूसरे लॉजिस्टिक्स शेयरों में भी सेंटिमेंट हाई। डिलीवरी करीब 3% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और मार्केट की बात करें तो देखिए, वीकली एक्सपायरी का दिन और मार्केट थोड़ा प्रेशर में है। निफ्टी फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अच्छी चीज़ बैंक निफ्टी आप देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट रखिए स्क्रीन पर, आउट परफॉर्म कर रहा है। हालांकि हाई साइड से बैंक निफ्टी भी फिसला, लेकिन पॉजिटिव साइड में। और पीएसयू बैंक का एक बार चार्ट रखिए। पीएसयू बैंक्स में शानदार रैली पिछले कुछ सत्रों से हमें देखने को मिल रही है और आउट परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक्स से नजर आ रहा है। लगभग 1.5% की तेजी के साथ ये पूरा इंडेक्स कारोबार करता हुआ नजर आएगा। सारे स्टॉक्स डेज हाई पर। इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस पे रखिएगा स्क्रीन पर, वहाँ पे भी अच्छी खासी रैली इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। लेकिन बाकी सब सेक्टर्स को देखेंगे आप तो वहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर अभी आई थी, तो ब्रेथ ठीक ठाक नजर आ रही है फिलहाल, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में भी हल्की खरीदारी है। फ्लैट कारोबार कर रहा है मिड कैप, लेकिन स्मॉल कैप आप देखें तो वहाँ पे हल्की बढ़ोतरी। एक स्पेस जो काफ़ी दबाव बना रहा है, एक तो रियल्टी एफएमसीजी स्पेस पिछले कुछ सत्रों से बैकफुट पर। ऑटो भी आज साथ नहीं दे रहे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी लगभग 1% की गिरावट। तो ओवरऑल मूड माहौल मार्केट का देखें तो फ्लैट। लेकिन बड़ा सवाल यही कि इन स्तरों पर क्या करना चाहिए, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या हिदायत होगी, ये सब समझते हैं आशीष जी से। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है आज, भूलना तो नहीं चाहिए कि एक्सपायरी का प्रेशर भी है, लेकिन फ्लैट निफ्टी बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस कैसे अप्रोच करें और कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया जी, देखिए प्रेशर काफ़ी है और कोई रिस्पाइट नहीं है। आज भी गैप अप खुलने के बाद सेलिंग प्रेशर बन गया है और अब कल के लोज को वापस चैलेंज कर रहा है और वो टूटते ही हमें लग रहा है कि निफ्टी फर्दर स्लाइड होकर इनफैक्ट 24,450 तक की भी ट्रेजेक्ट्री दिखा सकता है। ज़रूर 24,500 एक सपोर्ट जोन बनेगा, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद उसको भी ब्रीच कर सकता है। और सिंस एक्सपायरी है तो थोड़े से वाइल्ड मूव्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, तो थोड़ा कॉशियस रहे। लॉन्ग जिनके पास भी सर्टली एग्जिट करने की सलाह है, जो शॉर्ट में है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके नीचे ले आए और आज के डे लो के करीब का, डे हाई के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, जो कि 24,730 है। और नीचे में हमें लगता है इसमें 24,500 और 24,440 तक का जोन देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी प्रेशर है। जरूर आज अटेम्प्ट कर रहा था अपने 20 डेमो को रीगेन करने का, वो फेल होता हुआ देखने मिल रहा है और यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी स्लिप होता हुआ देखने मिल रहा है। जरूर पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन अदर देन पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, तीनों में काफी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ पे भी सेलिंग करने की ही सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 54,750 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे में मुझे लगता है बैंक निफ्टी में वापस 54,250 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, शॉर्ट करने की राय निफ्टी बैंक निफ्टी में फिलहाल, क्योंकि मार्केट प्रेशर में नजर आ रहा है। डेज लो पर निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 24,730 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है निफ्टी में और 24,500
से 450 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं, ये टारगेट लेके चले। साथ ही बैंक निफ्टी में भी आप बिकवाली करके चले, शॉर्ट साइड है तो आप बने रहे। 54,750 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 54,250 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये अप्रोच निफ्टी और बैंक निफ्टी पर लेवल्स बता दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक सवाल जो हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं उनको एड्रेस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीएनबीसी आवाज श्रेया ठाकुर को भी टैग करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। जमशेद से जुड़ रहे हैं। जमशेद जी नाम है इनका, कानपुर से जुड़ रहे हैं। जमशेद जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, सवाल सर आपका। मैम, हमारे पास 500 थर्मैक्स के शेयर हैं 3896 के रेट से, और एक महीना भी हम और रोक सकते हैं। ओके, काफी लॉस झेल रहे हैं आप। कब लिया था ये पर्टिकुलर काउंटर? ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया था या फिर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लिया था? ट्रेडिंग पर्पज से लिया था, लेकिन अब वो थोड़ा स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था जमशेद जी आपने? नहीं, थोड़ा हॉस्पिटलाइज हो गए थे तो ध्यान दे नहीं पाए। ओह, भगवान करे आपकी जो स्वास्थ्य है वो हमेशा ठीक रहे। 5,719 तक का इसका 52 वीक हाई से तो काफ़ी करेक्ट हो गया। 3,172 पर है आशीष जी, और काफ़ी लॉस झेल रहे। 724 रुपये प्रति शेयर का लॉस, छोटा मोटा लॉस नहीं, काफ़ी लॉस हो रहा है। इस साल में अब तक स्टॉक करेक्ट हो चुका है 20% के करीब करीब। 6 महीने का भी चार्ट कन्वेंशन नहीं दे रहा, 1 महीने में भी देखो तो नेगेटिव चार्ट्स तो स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे। क्या सलाह रहेगी थर्मैक्स में इनको? जी श्रेया जी, जैसे आपने भी बताया कि अपने ऑल टाइम हाई से ज़रूर 45% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे ज़रूर आ गया है और इन लेवल्स पर अब इन्हें स्टॉप लॉस यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी। हमें लगता है कि इन्हें बने रहना चाहिए, क्योंकि ये जो जोन है यहीं से हमने 3 बार बाउंस बैक देखा था, फरवरी, उसके बाद अप्रैल और वापस मई। तीनों टाइम्स स्टॉक इन्हीं जोन्स पे आया और यहाँ से एक अच्छा पुल बैक दिया था। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे स्टॉक है, यहाँ पे बने रहने की सलाह है। 3100 का जरूर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे इस पोजीशन में, और हमें लग रहा है इसमें वापस थोड़ा सा भी मार्केट रिकवर होता है और एक पुल बैक आता है, तो मार्केट में पुल बैक आता है तो इसमें भी वापस इन्हें 3400 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, इतना जब आपने पेशेंस टेस्ट किया है थर्मैक्स में तो थोड़ा और रुक जाइए। यहाँ से आपको थोड़ी तो राहत मिलने की उम्मीद है। जब मार्केट में एक रैली आएगी तो थर्मैक्स भी चलेगा। होल्ड की राय फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ वेंकटेश जी जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। वेंकटेश जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा एक्चुअली टीसीएस और टाटा केमिकल्स पे सवाल है। कैन आई एवरेज टीसीएस एट करंट मार्केट प्राइस और टाटा कैन बी इसके बारे में जानते हैं। सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे? लॉन्ग टर्म के लिए मैडम वो तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, वो टाटा का है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैन आई एवरेज राइट नाउ टीसीएस करंट मार्केट प्राइस? दैट इज द क्वेश्चन। गॉट इट। टीसीएस 4,210 की खरीद आपकी और 2,900 करीब करीब के आसपास कारोबार कर रहा है, तो काफ़ी लॉस में हैं आप। टीसीएस आईटी स्पेस में काफ़ी पेन। आशीष जी 1,306 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं ये। अब क्या करना चाहिए? टीसीएस जिस तरह से आईटी रिएक्ट कर रहा है, इतने लॉस होने के बाद यहाँ पर इन स्तरों पर एवरेजिंग की राय है कि नहीं? जी, एवरेजिंग की राय तो नहीं है। जरूर बहुत ज्यादा मैसिव करेक्शन हो चुका है और 2021 के लोज को वापस टेस्ट कर रहा है, तो आप समझ लीजिए 4 साल के जो भी गेन्स थे वो स्टॉक ने पूरे वाइप आउट कर दिए और इन लेवल्स पे भी कोई रिस्पाइट नहीं देखने मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि जहां आईटी में भी शॉर्ट बन रहे हैं या टीसीएस और स्पेसिफिकली लार्ज कैप आईटी, इनमें ज्यादा गिरावट देखने मिल रही है। तो यहाँ पे एवरेजिंग करने की सलाह नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद एक रिस्पाइट रैली देखने मिल सकती है आईटी में। थोड़ा ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में जा चुका है और रिस्पाइट रैली भी सिर्फ 3,000 से 3,100 तक के जोन तक दिखा सकती है। तो यहाँ पे बने रहे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 2,850 का एक एसएल मेंटेन करे। 2,850 तक का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। होल्ड की राय है फिलहाल। देखिए आईटी में कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है कि रिस्पाइट रैली जैसा कि आशीष जी बोल रहे थे वो प्ले होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी पेन में फिलहाल ये पूरा पैक।
अच्छा, एक और सवाल इनका टाटा केमिकल पर भी है। टाटा केमिकल रखिए स्क्रीन पर एक बार, और इनकी जो खरीद है वो 987 की है, 61 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में आज अच्छा मोमेंटम। टाटा केमिकल पिछले कुछ सत्रों से ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं। आशीष जी, इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? लंबा नजरिया इनका। जी देखिए, टाटा केमिकल के संदर्भ में एक चीज अच्छी है कि ये स्टॉक आज एफ एंड ओ से बाहर निकल रहा है, और हमने देखा है कि यूजुअली जब एफ एंड ओ से बाहर निकलता है तो स्टॉक तो इसमें शॉर्टिंग जो है वो अग्रेसिव शॉर्टिंग वो बंद हो जाती है और सिर्फ डिलीवरी बेस्ड बाइंग या सेलिंग बनती है उसमें। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब ये जो गिरावट आई है टाटा केमिकल में पिछले 7-8 दिनों में, ये स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है और करीब करीब 9 से 10% गिर चुका है अभी रिसेंट 2 हफ्तों के पीरियड में। मुझे लग रहा है यहाँ से भी एक पुल बैक देखने को मिल सकता है और वापस ये स्टॉक 980 तक का जोन दिखा सकता है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना, 900 का एसएल मेंटेन करें। 900 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए टाटा केमिकल में, अब बने रहने की सलाह है। फिलहाल फ्लैट कारोबार कर रहा है। आज के सत्र में 980 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए। निर्मल सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल सिंह जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मैं होशियारपुर पंजाब से 12 हूँ। अच्छा, होशियारपुर पंजाब से बात कर रहे हैं। सत श्री अकाल निर्मल जी, बताइए सवाल आपका। मेरे पास नेल्को के 200-250 शेयर हैं जो लगभग 1000 की एवरेज पे है, तो इसका आगे क्या करना चाहिए? ओके, मतलब लॉन्ग टर्म नजरिया ये है ना आपका? ये 1 साल का था तो थोड़ा बच सकता। ठीक है, ओके। नेल्को 153 रुपये प्रति शेयर का आप लॉस झेल रहे हैं इसमें। कैसा लग रहा है आशीष जी नेल्को चार्ट्स पर? हालांकि आज आप देखें तो लगभग आधा % की करीब तेज़ी, और मैं इस साल के अब तक का चार्ट देख रही हूँ तो करीब 37% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। एक 1502 पर गया था, वहाँ से करेक्ट होकर 846 नेल्को पर क्या रहा है? 1 साल का नजरिया इनका। जी देखिए, ओवरऑल ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी सेटअप अच्छा बना है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे स्टॉक आ चुका है और जिस हिसाब से टेलीकम्युनिकेशन स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम थोड़ा सा बना है, यहाँ पे भी हम एक पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 810 के करीब पे कैसे मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 900 एंड 940 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, होल्ड करने की राय। 940 तक का जोन देखने को मिल सकता है नेल्को में। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। अब क्योंकि काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनसे बातचीत किए जाए। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपुल राजपूत जी मुंबई से। विपुल जी, गुड मॉर्निंग। जी, सवाल आपका? मैं ये कह रहा हूँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही विपुल जी। कोई बात नहीं, मैं आपका सवाल पूछ लेती हूँ। डेल्टा कॉप पे इनका जो सवाल है वो डेल्टा कॉप पे है। 148 इनकी खरीद है, 150 शेयर से इनके पास 70 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं डेल्टा कॉप पर। और आपको याद होगा पिछले साल 40% से ज़्यादा का करेक्शन इसमें देखने को मिला। इस साल में अब तक 30% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है, और जो न्यूज़ आई थी डेल्टा कॉप को लेकर वो भी काफ़ी नेगेटिव। क्या करना चाहिए आशीष जी? डेल्टा कॉप में काफ़ी लॉस झेल रहे हैं, होल्ड करें या फिर निकल जाएं? जी देखिए, चार्ट्स पे भी प्रेशर बना हुआ है और पूरे का पूरा बिजनेस मॉडल ही यहाँ पे डिसरप्ट होता हुआ देखने मिला है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने बैन किया है नॉट जस्ट गेमिंग इंडस्ट्री और जीएसटी जिस हिसाब से लगाया है, तो कसिनो और ये गेमिंग इंडस्ट्रीज पे वो काफ़ी हमें लग रहा है कि इनके बिजनेस के लिए भी प्रॉब्लमेटिक जोन बना हुआ है। और ओवरऑल चार्ट्स पे भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली सेलिंग बरकरार है। कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहां पे सेलिंग बनी हुई है, और रीसेंट लो से भी स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो चुका है अभी। और वैसे तो इसके जो ऑल टाइम है 330 से 300 प्लस के लेवल से, वहां से तो काफी मैसिव करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि ये कोई पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। एग्जिट करने की राय। सरकार की नीतियाँ भी इसके खिलाफ ही है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं वो बैन है, और साथ ही जीएसटी जिस तरीके से 40% के करीब सिंस और गुड्स वाले स्पेसेस में लगे हैं, तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़। सेल ऑन राइज की रणनीति स्ट्रैटेजी आपको डेल्टा कॉप में अपनानी चाहिए। ये डेल्टा कॉप पे स्ट्रैटेजी आप अपना के चले। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय शाह जी अब बोरीवली से। अजय जी, गुड मॉर्निंग। अजय जी, गुड मॉर्निंग। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ मैडम जी, आपको। सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरे पास ट्रेंड 5100 के 50 शेयर है। मैं रुक सकता हूँ 6 महीना 8 महीना?
अच्छा, कब लिया था आपने ट्रेंड? ये मैं 15-20 दिन पहले 15-20 दिन पहले लिया था ट्रेंड और ऑलरेडी 383 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। 6 महीने में 15% ज़्यादा करेक्ट हुआ। आशीष जी, ट्रेंड आप देखिए, इसने बर्न टोस्ट करके एक नया यूथ को टारगेट करने के लिए इसने अपनी एक ब्रांड बनाई है। काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पे उसके कपड़े हैं, 6000 7000 करीब करीब। वेस्ट साइड भी अगर आप देखें तो 2500 के ऊपर के ही ठीक ठाक कपड़े मिलते हैं। तो और उस पर अब तो GST ज़्यादा हो गया है। ट्रेंड क्या लग रहा है? काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है इसमें इन्वेस्टर्स ने, और अब जिस तरीके से GST के बाद महंगे कपड़े, मतलब 250 से ऊपर वाले कपड़े और महंगे हो गए हैं, क्या लगता है ट्रेंड टेक्निकली कितना साउंड लग रहा है आपको चार्ट्स पर, और इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए इनको? ये देखिए, एक सर्टनली बेनिफिशियरी तो रहेगा ये जो GST रिफॉर्म्स आए हैं, और हमें लग रहा है कि ये स्पेस जो कंजम्पशन रिलेटेड स्पेस है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, उनमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर के बीच में ही हमें चार्ट्स और प्राइसेस में भी एक अच्छा मोमेंटम एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बने रहे जरूर। टाटा ग्रुप के मोस्ट ऑफ द शेयर्स में काफ़ी एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है। बट अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो यहाँ देखिए आप, जो मार्च में लो बना था और उसके बाद अप्रैल में लो भी इन्हीं लेवल्स पे बना, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक दिया था स्टॉक, 6000 तक का मूवमेंट दिखाया था। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉपर्स इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 4500 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है ट्रेंड में वापस इन्हें 5400 तक का जोन देखने मिल सकता है। 5400 तक का जोन देखने को मिल सकता है। ट्रेंड फिलहाल होल्ड की राय है। ये पर्टिकुलर काउंटर पे ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। चलिए, अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX। स्वागत है आपका, और देश में क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी बढ़ाने के लिए CNBC आवाज और CoinDCX लेकर आया है क्रिप्टो कॉर्नर, जिसमें हम आपको क्रिप्टो के बारीकियों के बारे में बताते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद हैं चेन योद्धा के अजीत त्रिपाठी। अजीत जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और क्रिप्टो में जो अर्ली निवेशक हैं उनको निवेश करने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है और यहाँ पर काफ़ी हद तक एक मेन स्ट्रीम एसेट क्लास के तौर पर अब काफ़ी सारी कंट्रीज में इसे ट्रीट किया जा रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि हर किसी को पहले बिटकॉइन से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी अब इंस्टीट्यूशनल एसेट है, माने कि उसमें सब बैंक्स और कंपनीज ये सब खरीद रही हैं, तो उसमें थोड़ी रिलेटिव सेफ्टी है, मतलब रिस्क थोड़ा कम है, और सीखने में टाइम लगता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, मीम कॉइन्स या फिर बहुत ही रिस्की चीज़ों से शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से पैसा बनाना होता है, और उस चक्कर में बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, और फिर वो दोबारा फिर क्रिप्टो की भी बदनामी होती है। इससे अच्छा है कि आप पहले थोड़ा सीखें, बिटकॉइन थोड़ा बहुत लेके शुरू करें, और जैसे जो सुपर टीम, जैसे सोलाना में सुपर टीम के 1-2 प्रोग्राम्स हैं, अर्न योर फर्स्ट क्रिप्टो बोलते हैं कि पहला सिक्का आप अपना पहले क्रिप्टो अर्न करें, कमाएं, ना कि ट्रेड करें। तो अगर आपके पास टाइम है तो पहले आप ऐसे किसी प्रोग्राम से थोड़ा काम करके क्रिप्टो कमा लें तो ज़्यादा अच्छा है, बट बिटकॉइन से शुरू करना बेस्ट है। जैसे कि आपने कहा, लोग वॉलेटिलिटी से कई बार डर जाते हैं, ऐसे में रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से यहाँ पर किया जाना चाहिए जब हम यहाँ निवेश करें? रिस्क मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है क्रिप्टो में। जब जैसे बिटकॉइन आप लेके बैठ जाइए ना, वो तो सोने की तरह है। तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, ये जो बड़े वाले कॉइन्स हैं जिनमें अभी ETFs और ये ट्रेडिशनल फाइनेंस के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो उनमें फिर भी थोड़ा रिस्क कम है। बाकी सिक्कों में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, कभी 90% डाउन भी जा सकते हैं अगले साल, और 10 गुना भी ऊपर हो सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी के ही पैसे मिलते हैं, मतलब रिस्क इसमें रिटर्न क्रिप्टो में इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि भाई रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये अपने, और फिर कई बार क्या होता है कि लोग थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं, फिर उनका पैसा बन जाता है, और फिर उन्हें लगता है कि इसमें बहुत पैसा बनेगा, तो और ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं, तो उससे फिर कई बार लोगों का बहुत नुकसान होता है। तो इसको जुए की तरह ना देखें, इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखें, और अगर जुआ खेलना है तो फिर जुए जैसे रिजल्ट भी आएंगे। तो इससे अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट की तरह देखें, और थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन हर महीना जिसको
कहते हैं DCA, तो थोड़ा थोड़ा हर महीने अपनी एक सैलरी का 5% लगाते रहें, तो कुछ साल बाद आपके पास काफ़ी सारा बिटकॉइन या पैसा जमा हो जाएगा। तो शुरू वहाँ से करना चाहिए। फिर अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप सीजन्ड इन्वेस्टर हो, दिन भर बैठ के ट्रेड चार्ट देखने का आपके पास समय है, तो फिर आप उस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फॉर मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स जिनकी सैलरी है, दिन भर काम है, पेंशन है, तो उनको तो थोड़ा बहुत ही हर महीने थोड़ा थोड़ा लेते रहना चाहिए, वो बेस्ट है। ऑल राइट। अजीत जी, जिस तरह का ये बाजार है और यूजली तो लोगों का डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग सभी एरियाज में होनी चाहिए, लेकिन आप कहेंगे कि डिसिप्लिन क्रिप्टोज में होना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कैसे आएगा, किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए? हाँ, SIP ही करना चाहिए। तो SIP बेस्ट है, या ETF के थ्रू अपना ब्रोकरेज अकाउंट है तो उसमें ETF US अगर ब्रोकरेज आप एक्सेस कर सकते हैं तो उससे शुरू करें। तो ईथा और IBIT ऐसे ब्लैक रॉक के जो ETFs हैं उनसे कर सकते हैं। अगर आपके पास US ब्रोकरेज एक्सेस नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन हर महीने SIP से ही शुरू करें। और इसमें जुए की तरह ना देखें, क्योंकि जुआ खेलने में फिर बर्बादी होती है। तो SIP से शुरू करें और सीखें। जब आप सीख जाएंगे थोड़ा आपको मार्केट की समझ हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरह का मार्केट है और वॉलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, पर इसीलिए रिटर्न भी ज़्यादा है ना। वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो रिटर्न कहाँ से होगा? तो और थोड़ा धैर्य रखें। लोग आपको सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलेंगे। सोशल मीडिया सबसे खतरनाक चीज़ है आजकल। उसमें लोग आपको बोलेंगे कि बिटकॉइन कल 5 लाख का होने वाला है, $5 लाख का होने वाला है, फिर वो नीचे आ जाएगा 10%, फिर आप घबराएंगे। तो इसमें अब साइकोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सारा पैसा इसमें ना लगा दें, मकान बेच के बिटकॉइन ना ले लें, तो थोड़ा बहुत SIP करते रहें वही। और जब सीख जाएंगे तो फिर आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी बढ़ेगी। उसको 6 महीना 1 साल लगेगा, तो फिर आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। फिर नुकसान भी होगा थोड़े दिन, तो होल्ड भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों का 10-20% नीचे जाता है तो लोग सिक्का तो लोग बिटकॉइन तो फिर बेचने लगते हैं, फिर नुकसान होता है, फिर क्रिप्टो को ब्लेम करते हैं। उससे अच्छा है कि भाई होल्ड कीजिए और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। अजीत जी, एक फाइनल सवाल, और सभी एसेट क्लासेस के अपने टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स होते हैं। क्रिप्टो क्या चार्ट्स पे काम करता है? यहाँ पर निवेश से पहले क्या देखना चाहिए? देखिए, चार्ट तो ट्रेडर्स के लिए होता है। चार्ट उनके लिए जिनका दिन भर का काम है कि भाई ज्योतिष विद्या की तरह रोज कितना ऊपर जाएगा, कितने नीचे जाएगा देखना। तो चार्ट इज नॉट फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को रख के आप सो जाएं, भूल जाएं कि आपने लिया है बिटकॉइन, और इसको फिर आप 5-10 साल बाद देखेंगे ना, तो पैसा उन्हीं का बना है क्रिप्टो में, जो जनरली बड़ा पैसा उन्हीं का बना है जो होल्ड कर सकते हैं। कि भाई रख के सो गए, 50% गिर गया तो गिर गया, फिर बैठे हैं और सीख रहे हैं, तो उन लोग का थोड़ा पैसा बनता है। बाकी जो लोग जल्दी से पैसा बनाने के चक्कर में आते हैं, उनका पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद भी होता है। तो इसमें आप मार्केट का उतना वो नहीं है, इन्वेस्टर के लिए साइकोलॉजी ज़्यादा मैटर करती है। ऑलराइट, दैट इज अंडरस्टूड। यानी कि मार्केट्स का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी यहाँ पर इन्वेस्टर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एब्सोल्युटली यहाँ पर ट्रेडर की तरह काम नहीं करना है, इन्वेस्टर के तरीके से करना है, जैसे कि आप सोने में करते हैं, ये कहना है अजीत जी का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए, और ऑफकोर्स वो बिगिनर्स एंड होल्डर्स के लिए क्या करना चाहिए वो राय भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे यहाँ पर इक्विटीज पर और पूरा फोकस। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कोर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX।